नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म चैनल पर जहां आपको यूपीएससी, आईएएस प्री की और मेन की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्याय 22 में लेकर के, जिसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट संसद यानी कि पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, उसके 2 एमसीक्यूज पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ। संसद काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, तो इसकी 3-4 वीडियोज़ में आप लोगों को टोटली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए आज की वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा ना रहे और अच्छे से आप उसको समझ पाएँ। आप लोगों के टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप आज का प्रश्न। देखिए, अपने पिछले 2 एमसीक्यूज़ में मैं आप लोगों को करीबन 40 प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूँ। आज 40 से आगे के प्रश्न है, इसलिए मैंने 40.1 डाला है। ओके दोस्तों, देखिए, सदन का नेता या सदन के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। लोकसभा के नियमों के तहत जो सदन का जो नेता होता है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री हो तो वो भी दोस्तों सदन का नेता हो सकता है, परंतु उसे मनोनीत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए दोस्तों, और उसका लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। और देखिए, राज्यसभा में सदन का नेता नहीं होता। तो दोस्तों, आपका ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है दोस्तों, किसी प्रकार का मंत्री हो सकता है, और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदन का नेता होता है उसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके दोस्तों, तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आ सकते हैं? तो यहाँ पर तीसरा कथन आ सकते हैं, बाकी दोनों आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, संसद के सदनों में विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली? यानी संसद के सदनों में, यानी कि दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, संसद के सदनों में विपक्ष के नेता को पहली बार मान्यता कब मिली? 1997 में, 1965 में, 1962 में या 1966 को? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को मान्यता पहली बार 1965 में मिली थी। देखिए दोस्तों, 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। और देखिए, महत्ता तो इन्हें 1997 में ही मिल गई, 1997 में मिली थी। यानी मान्यता मिली है 1965 में और महत्ता मिली है 1977 में। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्न में से संसद के सदन में विपक्ष का नेता बनने की योग्यता है। निम्न में से संसद के सदन में विपक्ष का नेता बनने की योग्यता है, योग्यता पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, विपक्ष का नेता सबसे बड़ी पार्टी का होना चाहिए। दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो विपक्ष का नेता है वो सबसे बड़ी पार्टी का होना चाहिए। देखिए, 2 पार्टी होती है, जस्ट सपोज करिए चलिए बीजेपी, इस देश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी जो है उसकी तो सरकार बनी हुई है, तो उसे पार्टी की गिनती में नहीं रखा जाएगा। अब विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? तृणमूल कांग्रेस है, आपकी आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। तो इस समय दोस्तों कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा है। विपक्ष का नेता सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? विपक्षी पार्टी का होना चाहिए। ओके दोस्तों, आगे देखिए, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होनी चाहिए। सपोज करके चलिए, बीजेपी में अगर 100 सदस्य हैं तो जो बीजेपी की जो पार्टी है उसके कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर विपक्षी पार्टी के सदस्य का होना आवश्यक होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के कुल सदस्यों के 20वें हिस्से के करीब होने चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है। सबसे बड़ी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं 100 हैं तो उसके 10वें हिस्से के बराबर होने चाहिए, ना कि 20वें हिस्से के बराबर। ओके दोस्तों, देखिए, उपरोक्त सभी योग्यताओं का होना आवश्यक है। बिल्कुल दोनों पॉइंट ये बिल्कुल गलत दे रखे हैं। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर पहला और दूसरा सत्य है। तो देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, देखिएगा। देखिए, संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहे? विपक्ष के नेता के संदर्भ में। तो देखिएगा, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, जो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ओके दोस्तों,
देखिए संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। जब संसदीय बैठक व्यवस्थाएं चलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर विपक्ष का नेता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी। ओके दोस्तों, और देखिए इसका प्रमुख कार्य है सरकार के कार्यों की आलोचना करना होता है दोस्तों, उचित आलोचना करना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई अच्छा नियम लेकर के आई है और उसकी ज़बरदस्ती आलोचना की जा रही है। जिसमें कमी है उसकी उचित आलोचना की जाए, जिससे सरकार को अपनी कमियां पता पड़ सके और सरकार उसमें सुधार कर सके। एवं अगर सरकार गिर जाती है तो उस अवस्था में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना भी उसका मुख्य कार्य होता है। किसका दोस्तों? विपक्ष के नेता का। और देखिए उसे वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं प्रधानमंत्री की तरह मिलते हैं दोस्तों, ये चीज़ गलत है। आपका जो विपक्ष का नेता होता है उसे वेतन भी मिलता है, भत्ते भी मिलते हैं और सुविधाएं भी मिलती है, परंतु प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं मिलती है दोस्तों। उन्हें जो सुविधाएं वगैरह मिलती हैं वो कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। तो आप लिख सकते हैं विपक्ष के नेता को जो भी सुविधाएं मिलती हैं कैबिनेट मंत्री की तरह विपक्ष के नेता को सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये आप लिख सकते हैं कैबिनेट मंत्री। ओके दोस्तों, जिससे कि आप लोग अच्छे समझ सकें। किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों, समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर आपके असत्य कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया गया जो कैबिनेट मंत्री की तरह सुविधाएं मिलती हैं, यानी केवल चौथा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ना तो भारत के संविधान में है, ना ही सदन के नियमों में और ना ही संसदीय संविधि में। देखिए 3 जगह पर भारत के संविधान में भी कोई उल्लेख नहीं है और सदन के नियमों में भी कोई उल्लेख नहीं है और संसदीय संविधि में भी उल्लेख नहीं है। क्या है वो दोस्तों? सदन के नेता का, विपक्ष के नेता का, व्हिप या सचेतक का, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, व्हिप या सचेतक जो होता है इसका उल्लेख ना तो संविधान में है, ना संसद के नियमों में है, ना संसदीय संविधि में है। और देखिए दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताऊंगा, परंतु फिर भी आप सुन लीजिए। सदन के नेता, विपक्ष के नेता का पद भी संविधान में उल्लेखित है। ओके दोस्तों, किसमें उल्लेखित है? जो सदन का नेता है, विपक्ष के नेता का पद भी संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों। इन दोनों के पद भी हमारे संसद में उल्लेखित नहीं है, परंतु दोस्तों इन्हें संसद के नियम और संसदीय संविधि में क्रम से उल्लेखित किया गया है। किसमें दोस्तों? सदन के नियम और संसदीय संविधि में उल्लेखित किया गया है। परंतु दोस्तों जो व्हिप सचेतक है इसे तो दोस्तों सदन के नियमों में भी उल्लेखित नहीं किया गया और इसकी जो संसदीय संविधि है उसमें भी उल्लेखित नहीं किया गया। ओके दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो नेक्स्ट पेज पर इससे संबंधित आप लोगों को बताऊंगा। देखिए संसद के एक सत्र का सत्र अवसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समय अवधि को क्या कहा जाता है? देखिए संसद का एक सत्र का समाप्त हो रहा है और दूसरे सत्र का प्रारंभ हो रहा है, तो उसके मध्य की जो समय अवधि होती है क्या कहलाती है? मध्य की समय अवधि अवकाश कहलाती है, शून्यकाल कहलाती है, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो कहलाती है आपकी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, अवकाश कहलाती है। और देखिए मध्य की अवधि क्या कहलाती है, मध्य की समय अवधि क्या कहलाती है, ये मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले यानी 5वें छठे प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा। देखिए दोस्तों व्हिप यानी सचेतक। देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जैसे भी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में रहे हो, चाहे वो बीजेपी हो या सत्ता में ना रहने वाली बहुजन समाज पार्टी या आपकी समाजवादी पार्टी या और भी कोई अन्य पार्टी हो सकती हैं। ओके दोस्तों, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में आप उनका अपना व्हिप होता है। कौन होता है दोस्तों? उनका अपना व्हिप होता है। अभी व्हिप क्या होता है दोस्तों तो समझिए। देखिए व्हिप राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में दोस्तों क्या होता है, सदन के सहायक नेता के रूप में उसे नियुक्त किया जाता है। किसके रूप में? सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है व्हिप को उस राजनीतिक दल द्वारा। जैसे कि कांग्रेस है तो कांग्रेस का एक सहायक दल के नेता के रूप में एक अलग सचेतक यानी कि व्हिप नियुक्त किया जाएगा और आपकी आप पार्टी द्वारा अलग व्हिप नियुक्त किया जाएगा, तृणमूल कांग्रेस द्वारा अलग नियुक्त किया जाएगा। जितनी पार्टियां सबके द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में एक व्हिप नियुक्त किया जाता है दोस्तों। अब देखिए उसका कार्य क्या होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे। क्या करे? जो भी उसकी पार्टी से जो भी सदस्य जीत करके आए हैं तो वो उन लोगों को सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे, जो भी मुद्दे आपके संसद में उठाए जा रहे हैं, उसके पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करें। ओके दोस्तों, देखिए सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे। जिस पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपने व्हिप का एक तरीके से मॉनिटर कह सकते हैं दोस्तों, तो व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ओके दोस्तों, 5वें प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए और व्हिप क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। प्रश्न नंबर 6 के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए।
देखिए संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सम्मन जारी करता है, यानी कि बुला सकता है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को। देखिए संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्र अवसान या लोकसभा के मामले विघटन जो होता है तो विघटन के मध्य की समयावधि है। क्या है दोस्तों, संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर जो लास्ट बैठक होती है वो दोस्तों मध्य की समयावधि कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य की समयावधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 7वां, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बात है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों में जो आपका अंतराल होता है वह आपका जो है 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है आपका मानसून सत्र एवं तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। कौन सा होता है दोस्तों? शीतकालीन सत्र। दोस्तों यहीं पर बता दूंगा, बजट से संबंधित मैंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चनों में लगाया है जो आपको यूपीएससी आईएएस प्री में पहले पूछा जा चुका है। ओके दोस्तों, आप में उससे संबंधित प्रश्न आपको वो देखने को मिल जाएगा लास्ट में। देखिए सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। देखिए दोस्तों, सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। दोस्तों यहाँ पर जितने ही पॉइंट दिए गए वो तीनों के तीनों सही है। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिएगा संसद के स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्थगन यानी कि संसद को स्थगित कर दिया जाता है, उसके संबंध में देखिए संसद का स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संसद का जो स्थगन होता है वो संसद की एक बैठक को समाप्त करता है। जैसे संसद का स्थगन आज किया जा रहा है तो आज की बैठक को समाप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि संसद का जो पूरा सत्र है उसे ही स्थगित कर दे। ओके दोस्तों, आप समझ चुके होंगे संसद के स्थगन का मतलब क्या होता है। देखिए इसे राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका पॉइंट गलत है और प्रश्न भी गलत पूछ रहा है। तो देखिए इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा संसद का स्थगन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसका स्थगन किया जाता है। ओके दोस्तों, यदि किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं है, किसी विधेयक पर या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये विधेयक सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता संसद का स्थगन जो होता है, क्योंकि वे वही काम दोबारा होने वाली बैठक में भी किया जा सकता है। ओके दोस्तों, और इसके साथ ही दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपके संसद के स्थगन से संबंधित थे। अब देखिए संसद के सत्रावसान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आप लोगों को यहीं पर बताना चाहता हूँ। देखिए संसद का जो सत्रावसान होता है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, संसद का स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। तो संसद का जो सत्रावसान होता है दोस्तों, इसमें पूरा का पूरे सत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए संसद का जो सत्रावसान होता है यहाँ पर तो देखो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है स्थगन को, और सत्रावसान जो किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, क्योंकि संसद की जो बैठकें होती है राष्ट्रपति जी द्वारा ही बुलाई जाती है और स्थगित भी राष्ट्रपति जी द्वारा कर दी जाती हैं। ओके दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिए हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए संसद के सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति किसके पास है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संसद के सदन को अनिश्चित काल के लिए यानी जब तक पंचायत तब तक के लिए स्थगन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है, या उपराष्ट्रपति जी के पास है, या अध्यक्ष के पास है, सभापति जी के पास है, या राज्यपाल जी के पास है? तो दोस्तों 9वें प्रश्न का पहले मैं आपको उत्तर दूंगा। तो जो शक्ति है संसद के सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की, लोकसभा को तो अध्यक्ष जी कर सकते हैं और राज्यसभा को सभापति जी कर सकते हैं, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए वह स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठकें आहूत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो कर सकते हैं, परंतु जब चाहे वो सदन की बैठक को बुला सकते हैं। दिन या किसी भी समय सदन की बैठक को दोबारा बुला सकते हैं। और देखिए स्थगन के उपरांत भी किसी भी समय बैठक को बुलाने की शक्ति आपके लोकसभा के अध्यक्ष के पास और राज्यसभा के सभापति के पास होती है। ओके दोस्तों, और यही दोनों संसद के सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति भी रखते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 10वें की ओर। निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा को, लोकसभा को, या राज्यसभा लोकसभा दोनों को? ना तो राज्यसभा ना लोकसभा को।
तो दोस्तों राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये बात आप लोग पहले भी जानते होंगे, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों? स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। लोकसभा के विघटन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, लोकसभा के विघटन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, स्वयं विघटित हो जब इसके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है जब इसके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है सरकार का। देखिए, वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अगर समय बढ़ाया जाता है और वो काल पूरा हो जाए तो लोकसभा स्वतः ही अपने आप ही विघटित हो जाती है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले तो लोकसभा ऑटोमेटिकली आपकी विघटित हो जाती है दोस्तों। अब देखिए, अपनी सामान्य काल अवधि से पूर्व सदन का विघटन परिवर्तनीय विघटन है। तो दोस्तों, यही चीज़ आपका गलत दे रखा है, क्योंकि सामान्य काल अवधि जो होती है 5 साल, उससे पहले ही सदन का जो विघटन होता है वो अपरिवर्तनीय विघटन है, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और अपरिवर्तनीय विघटन कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर आपका चौथे नंबर का जो विकल्प है वो गलत है। प्रश्न नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में कार्य करने के लिए कितने कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि कार्य करने के लिए कितने कितने सदस्यों की उपस्थिति या हाजिरी वहां पर आवश्यक होती है। तो देखिएगा दोस्तों, लोकसभा में 50, राज्यसभा में 25, या लोकसभा में 55, राज्यसभा में 25, या लोकसभा में 60 और राज्यसभा में 30, या लोकसभा में 62 और राज्यसभा में 31। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्य करने के लिए लोकसभा में तो 55 सदस्यों का होना आवश्यक है और राज्यसभा में 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरे नंबर का विकल्प सही है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 जब तक, देखिए, संविधान में संसद में प्रयुक्त किस भाषा के विषय में ऐसा कहा गया है कि वह संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों बाद स्वयं यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी? बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा प्रश्न है। आज तक हिंदी भाषा के संदर्भ में आप लोगों ने सुना होगा कि किस भाषा को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है वगैरह वगैरह, परंतु इस टाइप का प्रश्न आपको हो सकता है देखने मिल जाए, क्योंकि एक बड़े स्तर का कंपटीशन पेपर होता है दोस्तों। देखिए, संविधान में संसद में प्रयुक्त किस भाषा के विषय में ऐसा कहा गया है कि वह संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों बाद स्वयं समाप्त हो जाएगी? बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों। संस्कृत के विषय में ऐसा कहा गया है, या हिंदी के विषय में, या अंग्रेजी के विषय में, क्षेत्रीय भाषाओं के विषय में? तो दोस्तों, ऐसा ओनली अंग्रेजी के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया? अंग्रेजी के विषय में कहा गया। अब इन दोनों प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले आपके 12वें प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? देखिए, ये सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जो लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित होना अनिवार्य होते हैं। इनके बिना सदन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, देखिए, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत होते हैं। दोस्तों, इस गिनती में पीठासीन अधिकारी भी शामिल होता है। ओके दोस्तों, पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कितना होता है दोस्तों? कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि अगर कार्य करना लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में कम से कम 55 आपके पीठासीन अधिकारी समेत और राज्यसभा में कम से कम 25 पीठासीन अधिकारी समेत सदस्यों को होना आवश्यक है। यदि सदन संचालन के समय कोरम यानी कि सदस्य हैं पूरे नहीं आते हैं या पूरे नहीं होते हैं, तो अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक, जब तक सारे सदस्य ना आ जाए, कोई कार्य संपन्न ना करे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, देखिए, हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोस्तों, संसद में आप लोग देखते होंगे कुछ लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो उस मातृभाषा में बोलने का अधिकार उस आपके लोकसभा का या राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उन्हें इस बात का अधिकार देता है। ओके दोस्तों, देखिए, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी स्वयं यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और यह तिथि कब थी दोस्तों? 1965 थी। ओके दोस्तों, अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु यही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रावधान ये किया गया था 15 बाद समाप्त हो जाएगी, परंतु दोस्तों, राजभाषा अधिनियम जो हमारा 1963, इसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति हमें मिलती है। ओके दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। तो किसी प्रकार से 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयं समाप्त यानी कि अपने आप समाप्त नहीं हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, लैम डक सत्र किसे कहा जाता है? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आओ जो आज से पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिले होंगे, जो डायरेक्ट आपको आपके पेपर्स में ही देखने को मिलते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि प्रश्न कहाँ से आ गए, जबकि दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की किताब को आपकी इंडियन पॉलिटी की भागवत गीता कहा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट सेम टू सेम एज इट इज उठा करके आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। देखिए, लैम डक सत्र किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र को, या दोस्तों आपके नई लोकसभा के पहले सत्र को, या वर्तमान सभा के अंतिम सत्र को, या वर्तमान राज्यसभा के अंतिम सत्र को? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लैम डक सत्र जो कहा जाता है आपके वर्तमान लोकसभा जो होती है उसके अंतिम सत्र को कहा जाता है। जैसे लोकसभा सत्र अवसान होने वाला है, तो वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र है उसके अंतिम सत्र को लेगडम कहा जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए पहले पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, तो राष्ट्रपति तो कभी भी संसद के दोनों सदनों को आहूत कर सकता है, यानी कि बुला सकता है। और आपका चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वर्तमान राज्यसभा के अंतिम सत्र को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होती, इसलिए उसका अंतिम सत्र तो होता ही नहीं है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 15वां, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है, यानी कि फर्स्ट आवर। संसद के पहले घंटे यानी कि फर्स्ट आवर को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल कहलाता है आपका, शून्यकाल कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है, निम्न में से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, संसद का जो पहला घंटा होता है कार्य करने का वो आपका प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रश्नकाल। देखिए दोबारा सुन लीजिए, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं और अल्प सूचना वाले होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। और इन प्रश्नों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगले प्रश्न में मिल जाएगी। आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, मौखिक रूप से यानी कि ओरली रूप से जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, या अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं, या अल्प सूचना के प्रश्न कहलाते हैं, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, जिन प्रश्नों का जो उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है यानी कि ओरली दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा। देखिए दोस्तों, तारांकित प्रश्न के विषय में आप सबको जान ही चुके हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से यानी कि ओरली दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट देना आवश्यक होती है, यानी कि वो प्रश्न जिनके विषय के जिनका उत्तर देते समय आपको लिखित रिपोर्ट का देना आवश्यक होता है। और दोस्तों इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ओके दोस्तों, देखिए अल्प सूचना के प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर के पूछा जाता है और उनका उत्तर जो होता है मौखिक रूप से दिया जाता है, परंतु प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारे प्रश्नों के विषय में। आप देखिए प्रश्न नंबर 17वां। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। देखिएगा आप लोग कि देखिए, शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है क्योंकि प्रश्नकाल की तरह यह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है, औपचारिक नहीं है। वह प्रश्नकाल का जिस तरीके से आपकी संसद की प्रक्रिया के नियमों में उसका उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार शून्यकाल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया के नियमों में नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, और संविधान में तो इसका उल्लेख है ही नहीं है। देखिए, शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, शून्यकाल में संसद के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। देखिए, शून्यकाल जो होता है आपके प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और उनसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। संसद का प्रश्नकाल का जो एंड होता है उसके हैंड टू एंड बाद ही आपको शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी आपका सही है, असत्य पूछ रहा है तो देखिएगा चौथे नंबर के विकल्प को देखते हैं। देखिए, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करते हैं, अगला उसके कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहा जाता है। देखिए, पांचवां विकल्प, देखिए संसदीय प्रक्रिया वह नवसार भारत की देन है। क्या दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया में जो आपका शून्यकाल है ये नवसार भारत की देन है। किसकी देन है? नवसार भारत की देन है, तथा यह वर्ष 1965 से जारी है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूँ, हमारा ये 1962 से जारी है। कब से जारी है दोस्तों? संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का जो प्रोसेस है 1962 से जारी है। इस प्रकार दोस्तों हमारा पांचवा विकल्प जो है वो बिल्कुल गलत है। सही जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है, 1962 से जारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिए,
प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित में से लोक महत्व का प्रस्ताव नहीं है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संस्थापना प्रस्ताव, या फिर पूरक प्रस्ताव, या जनमत प्रस्ताव। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर जो जनमत प्रस्ताव है ये लोक महत्व का प्रस्ताव नहीं है। लोक महत्व यानी कि जनता के महत्व का प्रस्ताव नहीं है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएंगे, परंतु फिर भी यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, लोक महत्व के किसी मामले पर पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती है। ओके दोस्तों, लोक महत्व का जो भी मामला होगा उस पर जब तक पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति नहीं मिल जाएगी तब तक उस पर बहस नहीं की जा सकती है। और देखिए, विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके दे सकती है। ओके दोस्तों, और भी इसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु जो नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेंगे। जब तक आप प्रश्न नंबर 19वां और 20वां देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना एवं महाअभियोग किस प्रस्ताव के अंतर्गत लगाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत, संस्थापन प्रस्ताव के अंतर्गत, पूरक प्रस्ताव के अंतर्गत, या निम्न में से कोई नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना महाअभियोग किस प्रस्ताव के अंतर्गत आता है? प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना और महाअभियोग को लगाना आपका महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 20वां देखिए, सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव एवं संशोधन की प्रस्ताव जो है कि श्रेणियां हैं। संशोधन के प्रस्ताव की जो श्रेणियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं? देखिए, महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत आती हैं। आपके स्थानापन्न प्रस्ताव आपके स्थानापन्न प्रस्ताव के अंतर्गत आती हैं या पूरक प्रस्ताव के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 20वें प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके पूरक प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव या संशोधन का प्रस्ताव। ओके दोस्तों, देखिए इन तीनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु एक साथ में ही आप लोग बता देता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है? ये एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है। ओके दोस्तों, जिसके तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग व मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आदि चीज़ें शामिल होती है महत्वपूर्ण प्रस्ताव में। और देखिए, स्थानापन्न प्रस्ताव, ये वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है दोस्तों? जो मूल प्रस्ताव होता है, यानी कि उसको हटा करके ये आ जाता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव जो होता है वो स्थगित हो जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि एक तरीके से ट्रांसफर करके खुद बैठ जाता है सीट पर। अब देखिए, पूरक प्रस्ताव क्या होता है? ये ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है। इसके 3 श्रेणियां होती है दोस्तों, एक तो सहायक प्रस्ताव और एक स्थान लेने वाला प्रस्ताव, तीसरा संशोधन। देखिए, सहायक प्रस्ताव में क्या आता है? इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, सहायक प्रस्ताव को। और स्थान लेने वाला प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और ये उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। संशोधन में क्या होता है? यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 21वां, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों, संसद के प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण है ये। देखिए, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है, लेकिन यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि लोकसभा में आपका निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर दूसरे नंबर का जो पॉइंट दे रहा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि दोस्तों यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना आवश्यक नहीं है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो हो गया, जरूरी नहीं कि मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे। ओके दोस्तों, देखिए तीसरा ऑप्शन, यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, मंत्रिपरिषद की कुछ गलत नीतियां होती हैं, कार्य होती है, उसकी निंदा के लिए लाया जाता है, ना कि इसलिए लाया जाता है कि मंत्रिपरिषद पूरा त्यागपत्र दे दे। ओके दोस्तों, ये बात आपकी सही है। देखिए चौथे नंबर का पॉइंट, यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आपका गलत है, क्योंकि यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध ही लाएं। कोई मंत्री गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी ला सकते हैं, या किसी मंत्रियों का समूह कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी ला सकते हैं, या फिर पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध भी ये लाया जा सकता है। ओके दोस्तों, देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आ सकते हैं? तो यहाँ पर आपके दूसरे और चौथे आ सकते हैं, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए
अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिएगा, लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कोई अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में से क्यों स्वीकारा गया इसका कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिमंडल या यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। तो दोस्तों जो निंदा प्रस्ताव था वो किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता था, पूरे मंत्रिपरिषद की आवश्यकता नहीं थी। परंतु जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। किसके विरुद्ध? पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। देखिए, यदि ये लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है, जबकि निंदा प्रस्ताव अगर लोकसभा पारित होता है तो पूरे मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर दोस्तों जब अविश्वास प्रस्ताव और पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा रहा है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना तो कंपलसरी हो ही जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि ये वाला पॉइंट भी सही है। दोस्तों यहाँ पर हम गलत बोल गए कि त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, तो नहीं सही बोला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप त्यागपत्र दें, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर त्यागपत्र देना आवश्यक। दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि आवश्यक नहीं है, जबकि मैंने आपसे कहा है कि आवश्यक है, क्योंकि जब कोई प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध ही लाया जा रहा है तो पूरा मंत्रिमंडल ही त्यागपत्र देगा। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आवश्यक नहीं है, तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा गलत है, क्योंकि जो प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा रहा है और दोस्तों जो पारित हो जाएगा तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही होगा। ओके दोस्तों, यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा में विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया प्रस्ताव कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया प्रस्ताव कौन सा होता है? निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है आपका कटौती प्रस्ताव, तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है दोस्तों? वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रख दिया जाता है। अब देखिए, किसी सदस्य द्वारा पेश किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव है, यानी कि संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव कौन सा होता है? निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, या विशेषाधिकार प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, वो प्रस्ताव आपका होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। कौन सा होता है दोस्तों? विशेष अधिकार प्रस्ताव। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके 25वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका 25वां। देखिए, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, पहला जो आपका दे रखा है कटौती प्रस्तावों में, तो देखिए पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि कटौती प्रस्ताव जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो चारों यहाँ पर आप लोगों के दिए गए हैं। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती, गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए साधारण कटौती क्या होता है, तो आप लोगों को देखिए साधारण कटौती क्या होता है। देखिए, सदस्य की ओर से रखा जाता है, इस मामले पर चर्चा हो चुकी है, जिस मामले पर चर्चा हो चुकी है अब इसे मतदान के लिए रखा जाए, यानी कि किसी मामले पर अगर चर्चा हो जाती है उसके बाद उसे मतदान के लिए रखा जाता है, तो वो साधारण कटौती प्रस्ताव कहलाता है। और डिस्क्राइब में समझाऊं उसे, तो ये मान लीजिए कि यह वह प्रस्ताव होता है जैसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, यानी कि वो अध्यक्ष महोदय से कहते हैं कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रख दिया जाए, तो वो प्रस्ताव आपका साधारण कटौती प्रस्ताव कहलाता है। अब देखिए घटकों में कटौती, घटकों में कटौती वाला आपका बता देता हूँ। देखिए घटकों में कटौती आपकी ये वाला सेकंड ऑप्शन है। देखिए, चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का समूह। क्या होता है दोस्तों? चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का समूह। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को चर्चा के लिए रखा जाता है। किसको रखा जाता है? संपूर्ण भाग को ही चर्चा के लिए यहाँ पर रखा जाता है।
अब देखिए कंगारू कटौती क्या होती है। कंगारू कटौती आपकी होती है शेष खंडों को छोड़कर महत्वपूर्ण खंडों पर बहस, मतदान और उन्हें पारित मान लेना कंगारू कटौती कहलाती है। अब गिलोटिन प्रस्ताव क्या है दोस्तों? गिलोटिन प्रस्ताव किसी विधेयक या संकल्प पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। और समझिए गिलोटिन प्रस्ताव को थोड़ा देखिए, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में आया भारतीय नवाचार जो 1954 में अस्तित्व में आया था, कौन सा? स्थगन प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या धन्यवाद प्रस्ताव? तो 26वें का मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए दोस्तों, इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान बिना किसी देरी किए यानी कि अविलंब रूप से लोक महत्व के किसी मामले पर आकर्षित कर सकता है, या उसको लोक महत्व के मामले को अविलंब रूप से उठा सकता है। दोस्तों, किसी मंत्री का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सकता है लोक महत्व के मामले की ओर। और देखिए, संसद की प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख शून्यकाल के विपरीत है। ओके दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद आपका प्रश्न नंबर 27वां। देखिए, अनुच्छेद 107 के तहत संसद में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो दोस्तों, अनुच्छेद 107 के तहत साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए दोस्तों, संसद में आमतौर पर 4 विधेयक होते हैं, और विधेयक जो होते हैं दोस्तों, विधेयकों के विषय में और आप लोगों को यहीं बता देता हूँ। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। अब देखिए, साधारण विधेयक 107 अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, किसी सदन में पेश किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। और दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोककर अपने पास रख सकती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28वां। देखिए प्रश्न नंबर 28वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत लाया जाता है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वित्त विधेयक जो है आपका अनुच्छेद 117 के तहत लाया जाता है और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु दोस्तों, एक चीज़ यहीं पर आप लोगों को और बता देता हूं कि इसको वित्त विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, वित्त विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब सुनिए धन विधेयक के विषय में। विकल्प आपका दूसरा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। परंतु दोस्तों, इस विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है और राज्यसभा इसे 14 दिन रोक सकती है। मैंने ऊपर वाले प्रस्ताव के विषय में आप लोगों को बता दिया कि देखिए, साधारण विधेयक को तो आपकी जो होती है राज्यसभा 6 महीने रोक सकती है, परंतु धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है दोस्तों? लिख लेना, 14 दिन रोक सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को साथ के साथ देता जा रहा हूं। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 367 के तहत लाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक जो आता है आपका अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाता है। किसके तहत लाया जाता है? 368 के तहत। देखिए, संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला संशोधन होता है आपका साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से। और देखिए, और होता है एक और होता है आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा जो जीएसटी का बिल पास हुआ था वो आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से हुआ था, क्योंकि 19 राज्यों ने जीएसटी पर साइन किए थे और जीएसटी को पास कर दिया गया था। ओके दोस्तों, जबकि हमारे देश में 28 राज्य हैं, कुल मिलाकर के 19 राज्यों ने ही जीएसटी पर साइन किए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29वां। ये प्रश्न आपका यूपीएससी आईएएस प्री में पूछा जा चुका है। देखिए, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, ये संसदीय नियंत्रण में ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है कि बजट निर्माण में संसद का कोई अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे देखिए, संसद को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय में
वृद्धि करने का अधिकार है। ये बिल्कुल गलत दे रखा है दोस्तों। आपका पॉइंट नंबर जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि हमारी भारतीय संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय यानी खर्चे हैं उसे वृद्धि करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। देखिए, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार भी नहीं है। ओके दोस्तों, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में ना तो लगा सकती है संसद और ना वृद्धि कर सकती है। दोनों ही प्रकार के अधिकार हमारी भारतीय संसद को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी आईएएस प्री में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है 30वां। ये प्रश्न भी आपका यूपीएससी आईएएस में पूछा जा चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? देखिए, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को आपका मतदान करने का पूरा अधिकार है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को ऐड करने का प्रयास करें, उन्हें जानकारी दें। यूपीएससी आईएएस की तैयारी हमारा चैनल आप लोगों को हिंदी माध्यम से करवा रहा है, इस बात की जानकारी आपको दें, जिससे वो लोग भी अपने कंटेंट को मजबूत कर सके और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सके। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।